तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा पेपर अभी चल रहा था, तो पेपर अब ओवर हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट पेपर है हमारा भी, और जितने भी बीपीएससी या यूपीएससी के स्टूडेंट होंगे, उन्होंने अगर वो बिहार स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन्होंने बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म ज़रूर ही डाला होगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इस पे जो इसका जो सिलेबस होने वाला है, क्योंकि पेपर जो टेंटेटिव है, जो होने वाला है, वो पेपर आपको दिसंबर एंड तक हो जाएगा। ठीक है, और इसका पेपर जो है दिसंबर एंड तक हो जाएगा। और पेपर आपको पता है कि क्या कैसा है, नहीं पता है तो भी मैं बताऊंगा कि पेपर कैसा होने वाला है, पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वीडियो होने वाली है ये सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो जो ये वीडियो है वो बेस्ड किस पे है, ये मैंने खुद से बनाया है। मैंने अभी जस्ट उसको रेडी करा है। ठीक है, तो जो पेपर है वो बेस्ड है किस पे, ये बीपीएससी लेगी पेपर, है ना। कौन कंडक्ट करवाएगी? जो हमारा बीपीएससी है वो कंडक्ट करवाएगा इस पेपर को। और ये पेपर जो होगा ये सिंगल फेज पेपर होगा। सिंगल फेज का क्या मतलब है? सिंगल फेज का मतलब ये है कि देर इज़ नो पीटी और मेंस, देर इज़ वन एंड ओनली प्रीलिम्स की तरह ये पेपर होगा, है ना। यानी कि ये पेपर एक स्टेज में ही ऑर्गेनाइज होगा, सिंगल स्टेज में ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, और उसी पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा, है ना। सारा कुछ उसी पे होगा, है ना। अगर आप पेपर के कट ऑफ को क्रॉस करते हो तो उसके बाद आपका डीवी होगा, एंड आफ्टर डीवी जो है क्या होगा, आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा पेपर है जो बीपीएससी कंडक्ट करेगी। और जो है ये पेपर क्या होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा, यानी कि सिंगल शिफ्ट नहीं कह सकते हम, सिंगल स्टेज का पेपर होगा। यानी कि एक ही जो है आपको एग्ज़ाम देने होंगे इस जॉब को लेने के लिए, एईडीओ के पोस्ट को लेने के लिए। ठीक है, देर इज़ नो एनी इंटरव्यू भी नहीं होगा, कोई मेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये है। ठीक है, अभी तक जो है, हाँ। और आप इसको लिटिल बिट इससे कंपेयर कर सकते हो कि ये जो पेपर होगा, ये पेपर होगा लाइक टीआरई जो बीपीएससी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जस्ट वैसा ही होगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि टीआरई भी एक पेपर होता है, उसमें भी मतलब अगर देखा जाए तो सिंगल डे ही तो हो जाता है ना। तो ऐसा भी इसमें भी वही होगा, है ना। सिंगल डे ही ये होगा, एक ही दिन में होगा, है ना। और ये हो जाएंगे, भले ही इसके 3 पेपर होंगे इसमें, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 3 पेपर क्या होंगे, क्या सिलेबस होगा उसका, उसके टाइम क्या होंगे, उसके मार्क्स कितने होंगे, सब कुछ हम लोग अभी आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो एग्ज़ाम का सिलेबस होगा और पैटर्न होगा, तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल स्टेज, और ये सिंगल स्टेज में होगा पेपर। एंड जो मैंने बोल दिया पहले ही, और ये इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। 3 सब्जेक्ट कहने का मतलब 3 पेपर होगा उसी सिंगल स्टेज में, 3 सेक्शन होंगे उसके, है ना, उसी सिंगल स्टेज में उसी दिन। ठीक है, और वो क्या होगा तो देखते हैं। 3 पेपर होंगे, है ना। 3 पेपर क्या क्या होंगे उसको देखेंगे। तो 3 पेपर होगा। पहला पेपर होगा जनरल लैंग्वेज का, दूसरा पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, और तीसरा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, एंड उसमें रीजनिंग भी होंगे। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, तो 3 पेपर होंगे, यानी कि 100 मार्क्स के 3 पेपर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 100 मार्क्स के 3 पेपर होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। और ये जो है आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा हर एक पेपर के लिए। आपको जो है जैसे जनरल स्टडीज़ के लिए भी आपको कितने 2 आवर मिलेंगे, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग के लिए भी आपको कितने मिलेंगे, 2 आवर मिलेंगे। ठीक है, और ऊपर जो था जनरल लैंग्वेज और जनरल लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़, इसके लिए भी आपको क्या मिलेंगे, 2 आवर मिलेंगे। और सबके जो फुल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, इसमें भी 100 होगा,
एंड इसमें भी क्या होगा 100 होगा, यानी कि टोटल 300 मार्क्स के क्या होंगे पेपर होंगे। ठीक है, 300 मार्क्स के क्या होंगे पेपर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पार्ट वाइज देखते हैं कि जो मेरा फर्स्ट पेपर होगा हमारा वो जनरल लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, किसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, तो इंग्लिश की और हिंदी की, इसका टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट कैसे किया जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पेपर होगा जनरल लैंग्वेज का, ये भी आपको 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं, जनरल लैंग्वेज का जो पेपर होगा ये भी हमारा क्या होगा 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो होगा ये भी हमारा होगा 2 घंटे का पेपर। ठीक है, एडजस्ट हो जा भाई। हाँ, तो जनरल लैंग्वेज जो होंगे 2 घंटे के होंगे, है ना। इसमें मार्क्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल होंगे हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इंग्लिश के कितने होंगे और हिंदी के कितने होंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और हिंदी के हमारे 70 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन दैट मीन 70 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस यानी कि 30 मार्क्स। ठीक है, क्लियर। कंबाइंड जो है 2 घंटे का पेपर होगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज जनरल लैंग्वेज का 2 घंटे का पेपर होगा। 70 मार्क्स के आपको हिंदी पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के आपके इंग्लिश पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल मार्क्स कितने होंगे 100, और टाइम कितना हो गया 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और दिस पेपर और सब्जेक्ट इज ओनली योर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी विल बी टेस्टेड। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, तो आपका जो है एक केवल जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को टेस्ट किया जाएगा, और पेपर ये ध्यान रखना है कि ये MCQ होंगे, है ना। ये भी इंग्लिश का भी रहेगा MCQ, और ये भी क्या होगा हमारा MCQ ही रहेगा। ठीक है, और नहीं आपके अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को चेक किया जाएगा, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना, कि हमें हिंदी ही पढ़ना है इंग्लिश ही पढ़ना है। हिंदी तो जनरली अगर सबका जो अगर हिंदी बैकग्राउंड से हैं और अगर स्पेशली BPSC के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनका हिंदी तो सही होगा, क्योंकि हिंदी पेपर BPSC मेंस में होता है, तो हिंदी उनका सही होगा। इंग्लिश वाले थोड़ा सा देख लेना अपना हिंदी इंग्लिश, है ना, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग देख लेना। और जो होगा आगे क्या होगा, तो आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पेपर होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि इस पे बेस्ड मेरिट बनेगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 30% मार्क्स जो है ईच सब्जेक्ट में लाने होंगे। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में भी जो है 30% मार्क्स, यानी कि 30 का जो 30% होगा, यानी कि लगभग 9 से 10 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में भी, और हिंदी में भी 30% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 21 7 3 21 होता है, यानी कि 21 मार्क्स आपको इसमें भी कम से कम लाने होंगे। 30% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर है फॉर क्वालिफाई, है ना, फॉर क्वालिफाई, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते तो आपके आगे के पेपर भी टेस्ट नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप जनरल लैंग्वेज के पेपर के कट ऑफ क्रॉस नहीं करते हैं, यानी कि 30% मार्क्स नहीं लाते हैं ईच सेक्शन में, यानी कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो क्या होगा आपके आगे का जो OMR है वो टेस्ट ही नहीं होगा, है ना, उसका चेकिंग ही नहीं होगा। ठीक है, ये रूल्स है ना, सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, ये रूल हमेशा चलता आ रहा है। ठीक है, और आगे का सब्जेक्ट क्या है, तो आगे सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़। क्या है जनरल स्टडीज़ में जो है ये ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा मेरिट का, है ना, क्योंकि क्या होगा ना कि मैथ रीजनिंग भी जनरली बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, और मेन कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा, है ना। जनरल स्टडीज़ वाले जो पेपर होंगे, जो सेक्शन होंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन होगा आफ्टर लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, है ना। और ये भी ये क्या होगा, काफ़ी डिसाइडिंग होगा फॉर मेरिट के लिए, है ना। इसमें लोग जितने स्कोर करेंगे, जितने अच्छे पॉजिटिव स्कोर करेंगे, ठीक है, उतने क्या होंगे मार्क्स उसमें वो अच्छे होंगे उनके लिए, है ना। वो क्या होंगे, मतलब सरप्लस में जाएंगे, वो उनकी मेरिट बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। ये भी पेपर क्या होगा हमारा MCQ बेस्ड होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन भी होंगे, 100 मार्क्स भी होंगे, 2 आवर्स टाइम रहेगा और 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ का भी ये हो गया हमारा सारा का सारा पैटर्न। ठीक है, आगे
जो इसके सिलेबस है इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, है ना, यानी कि सिलेबस क्या है इसका, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है। तो पूरा क्लीन एंड जो है फेयर वे में लिखा गया था नोटिफिकेशन में कि जो सिलेबस होगा इसका, वो सिलेबस होगा, यहाँ पे देखते हैं। जनरल साइंस जो बिहार के लिए, सबको पता है कि बिहार के लिए जनरल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और बिहार के पेपर में जनरल साइंस एकदम अच्छे स्तर का पूछा जाता है ना, उच्च लेवल का, हाई लेवल का, हाई स्टैंडर्ड जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग 9th-10th के, कम से कम 9th-10th के एनसीईआरटी को के जो हैं सारे क्वेश्चंस आप जो हैं उसको कर ही लेना, है ना। सारे क्वेश्चन जो लास्ट में एंड में एमसीक्यू हैं, जो बीच में एमसीक्यू हैं, जो बीच में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं डिस्क्राइब करने वाले, उसको भी सही तरीके से देख लेना, क्योंकि उसी पे क्या होगा, क्वेश्चंस बनेगा, है ना। और इस पर हम लोग आगे नेक्स्ट के वीडियो में बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किस टॉपिक को पढ़ना है, चाहे साइंस के लिए क्या पढ़ना है, साइंस के लिए कहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, सब पे हम लोग बात करेंगे। बट आगे वो करेंगे, है ना, इस वीडियो में वो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे है जनरल साइंस हो गया, नेक्स्ट है सेकंड नंबर में जो जनरल स्टडी में पूछा जाएगा, सेकंड नंबर में है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत डायनेमिक, है ना, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, यहाँ देखना है ध्यान से, बिहार 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 और इंडिया, इंडिया तो है ही, सब पढ़ते हैं, लेकिन बिहार की हिस्ट्री पे भी फोकस रखना है कि बिहार की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी जो पूछा जाएगा, ज्योग्राफी भी इंडिया एंड बिहार, है ना, रिलेटेड है इंडिया एंड बिहार, ध्यान से, ठीक है। जैसे बीपीएससी में सिलेबस रहता है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो इंडिया के भी पढ़ने हैं एंड बिहार के भी पढ़ने हैं। लाइक आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बिहार स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल भी हमें पढ़ना होगा। दूसरा है जो स्पेसिफिकली बिहार ज्योग्राफी में हमें जोर डालने हैं, किस पे जोर डालने हैं, तो हमें लैंड फॉर्म ऑफ बिहार पे जोर डालने हैं, बिहार की रिवर पे जो है उसको डिटेल में पढ़ना होगा, माउंटेन, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि रिवर को पढ़ना ही पढ़ना है, बिहार के स्पेशली रिवर को, माउंटेन को, लैंड फॉर्म को, ठीक है। और बिहार स्पेसिफिक जो आपको जो फीचर्स हैं, है ना, बिहार स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उस पर स्पेशली ध्यान देना है हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी दोनों पढ़ने हैं। लाइटली इकोनॉमी को लाइटली लेना है, उतना मतलब डीप में नहीं जाना है, बट लिटिल बिट पढ़ लेना है, ठीक है। जो लूसेंट वगैरह में है तो उसको उतना कर लेना है। और अगर आपके पास टाइम होगा तो 11th-12th की एनसीईआरटी देख लेना इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी के लिए तो है ही सबके पास लक्ष्मीकांत, ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी भी देखना है ना। बिहार की इकोनॉमी को स्पेशली मेंशन किया गया था सिलेबस में, ठीक है। बिहार की इकोनॉमी को देखना ही है, और इकोनॉमी में क्या देखना है, मेनली इकोनॉमी में ये देखना है कि आफ्टर फ्रीडम और आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारा क्या क्या चेंजिंग आया बिहार के इकोनॉमी में, है ना, बिहार की इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ आया, क्या चेंजिंग आया, उस पर स्पेशली फोकस करना है। फिर हमें आगे का जो सिलेबस है नेशनल मूवमेंट पे ध्यान देना है। नेशनल मूवमेंट जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा था, जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, है ना, 1847 की रिवोल्ट से लेके 1947 तक का जो इवेंट है वो नेशनल मूवमेंट में ऐड होता है। कुछ ट्राइबल मूवमेंट भी है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसको भी हम लोग याद रखते हैं। एंड उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, और बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल मूवमेंट में, इस पे को भी हमें ध्यान में रख के क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल स्टडीज़ का सिलेबस, शायद इतना ही है, देख लेते हैं आगे। हाँ, इतना ही है। अब आगे जो है, आगे सिलेबस किसका है, तो आगे सिलेबस है आपका किसका, तो आगे जो सिलेबस है, एक सेकंड, आगे जो सिलेबस है वो है मैथ्स का, मैथ्स एंड रीजनिंग का, ठीक है। किसका है, मैथ्स एंड रीजनिंग का, किसका सिलेबस है, मैथ्स एंड रीजनिंग का, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग में हम लोग देख लेते हैं मैथ्स का सिलेबस पहले, है ना। क्लियरली ये सारे टॉपिक मेंशन है तो इनको तो कर ही लेना भाई साहब, इनको छोड़ना मत, है ना, जो क्लियरली मेंशन है। लेकिन ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसमें मेंसुरेशन मेंशन नहीं है, इसमें ट्रिगो मेंशन नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, मेंसुरेशन ट्रिगो को कर ही लेना, क्योंकि बिहार का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें अगर मैथ पूछा गया हो और मैथ पूछे जाने के बाद उसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं हो, उसमें मेंसुरेशन मतलब जिसमें आयत के क्वेश्चन नहीं, रेक्टेंगल के क्वेश्चन नहीं हो, उसमें स्क्वायर के क्वेश्चन नहीं हो, उसमें 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं हो ही नहीं सकता है, रहेगा ही रहेगा, यानी कि कौन की क्वेश्चन नहीं हो, क्यूबॉइड की क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। यानी कि आपको 3D जो है, आपको जो है 3D मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेना है, यानी कि मेंसुरेशन मैं एक्स्ट्रा में बोलूँगा कि मेंसुरेशन भी कर ही लेना भाई, ट्रिगो कर ही लेना भाई, ठीक है। ये सब टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में ये सब पेपर में आ ही जाते हैं, आते ही हैं, वो मेंशन नहीं करेगा सिलेबस में, लेकिन वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक तो कर ही लेना, ठीक है। आगे चलते हैं,
ठीक है। आगे इसमें दिया हुआ क्या क्या है, जो मेंशन्ड सिलेबस है वो क्या है। तो मेंशन्ड सिलेबस जो है वो है नंबर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। बिहार स्पेसिफिक कोई भी अगर पेपर हो, अगर उसमें आप अपियर हुए होगे कभी, तो आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लाइक रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टराइजेशन से, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स से, है ना। एक बार तो मेरा मेंस में, मैंने एसआई का मेंस दिया था, तो मेंस में एक बार ऐसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, है ना। कितने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, है ना, या सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के सम क्या होंगे। किसी कोई नंबर था उसका पूछा गया था, तो मेरे को पता नहीं था मेरे को, है ना, तो मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन, और उसके चलते मेरा मेरिट नहीं बना था, है ना, मेंस में। आप लोगों को पता होगा मेंस में, एसआई के मेंस में जो है ये पूछा जाता है ना, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चंस, मैथ रीजनिंग मिला के, ठीक है। तो ये कर ही लेना, नंबर सिस्टम अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। होल नंबर, मतलब होल नंबर स्पेसिफिक जो क्वेश्चन उस पर बनते हैं, लेकिन आप नंबर सिस्टम में ही आ जाता है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आएंगे ही आएंगे। एवरेज के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो एवरेज अच्छी तरीके से पढ़ लेना, है ना। वो जो जितने भी वो मॉडर्न तरीके के जो सर लोग बताते हैं ना, उस तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, जो शॉर्ट वे में, है ना। ऐसा नहीं कि एवरेज तो सबको लगता है कि एवरेज ही है ना, वो तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन उसमें अगर टाइम लग रहा है तो फिर तो वो डेंजरस है ना। एवरेज ऐसा पढ़ो कि वो सेकेंड में, 2 मिनट में, 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर दूसरा, सिक्स्थ है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना कि इसके क्वेश्चंस अच्छे होंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई लगभग लोगों को आता है जनरली, ठीक है, लेकिन सीआई क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, तो सीआई को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। सारे के सारे रेट वाले फार्मूला प्लस जो सीआई का कन्वेंशनल फार्मूला है उसको भी ध्यान में रखना है। एंड जो हाँ, दूसरे ईयर में कैसे सीआई फाइंड करते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, तो एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कर ही लेना। फिर है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं। आपको पता होगा कि काफ़ी सारे जो कैलकुलेशन क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जिसमें कैलकुलेशन करना होता है, हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है, या लाइक जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन उसको सब सिंप्लीफिकेशन में ही हम लोग डालते हैं। ब्रैकेट का क्वेश्चन होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन के सिलेबस में आते हैं, तो ये कर ही लेना। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, सॉरी नंबर रिलेशंस, है ना, होता है ना, कभी कभी नंबर रिलेशन का क्वेश्चन होता है, नंबर से क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन कर लेना। परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, तो ये कर ही लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन कर ही लेना, ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर। आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारा, आगे क्या है, आगे है रीजनिंग का सिलेबस, है ना। रीजनिंग के सिलेबस में के कुछ मीनिंग्स को मैंने हिंदी में, इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर पाया, तो उसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैंने रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग अगर मैथ्स आपका सही है तो रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, है ना। और इसमें कुछ सिलेबस में कुछ चीज़ें नहीं दी गई, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि कुछ चैप्टर इसमें नहीं दिया गया रीजनिंग के स्पेसिफिक, तो उसको भी करना है ना, उसको कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। क्या करना है उसके लिए वो भी मैं बताऊँगा। जैसे कि अभी मैंने मैथ्स में बताया कि मेंसुरेशन मेंशन नहीं है, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आएंगे, है ना, ध्यान रखना है। मेंसुरेशन क्वेश्चन क्या होंगे, आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उसको कर लेना है साइड से, है ना। मेंशन नहीं है फिर भी कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो इसमें आएगा, हम रीजनिंग में आएंगे, तो रीजनिंग में सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलैरिटी इनइक्वालिटीज़ होते हैं, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसको याद रखना है ना। आगे जो पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, जैसे आपको होते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे, लाइक डीआई वगैरह हो सकता है, डीआई नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉब्लम लाइक हमें दे देता है, उसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। और फिगर जो है रिकॉलिंग का क्वेश्चंस होता है, लाइक फिगर आप कह सकते हैं, फिगर को देख के हमें पहचानना होता है, रिलेट करना होता है, ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसमें भी होता है, मैथ्स में भी, जैसे लाइक सीरीज वगैरह जो होता है, सीरीज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट सर्विस में काफ़ी आते हैं सीरीज के क्वेश्चंस, है ना, मैथमेटिकल सीरीज क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ड जो है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये कूट लेखन है और ये कूट व्याख्या है ना। तो ये सारे सिलेबस है।
जो पेपर में आने वाले हैं, है ना। और यही बस इतना ही है जो है ना। इसी पे बेस्ड क्या होगा, जो आप इसमें स्कोर करोगे इसी पे आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। तो सबसे इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें जो है हमारा मैथ्स का जो सेक्शन है, यानी कि जो हमारा थर्ड सेक्शन है ना, जिसमें हमें मैथ्स और रीजनिंग करने हैं, वो 100 मार्क्स के होंगे। ये वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। मतलब यही स्कोरिंग है। जीएस तो जिसमें जो जितना याद करके जाएगा उसका वो होगा। इसमें क्या है ना, इसमें आपको छूटना नहीं है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। एक भी क्वेश्चन इसमें आप छोड़ते हो तो क्या होगा, आपकी मेरिट बनने की संभावना खत्म हो जाएगी, टोटली खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक ही पेपर है, पेपर कितने हैं, एक ही पेपर है। तो ये सेक्शन तो आपका क्या होना चाहिए, 99.99% कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि मैथ रीजनिंग के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, है ना। उसके बाद आता है जीएस। तो जीएस में हमें क्या करना है, जीएस में हमें कुछ नहीं करना है। जीएस का तो हमने बता ही दिया कि जीएस के लिए स्पेसिफिकली अभी मैं वीडियो लेके आऊँगा, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लाऊंगा सब पे, साइंस के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लाऊंगा। करंट के लिए स्पेसिफिकली मैंने जो प्लान करे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं लाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी पेपर देना है तो मुझे भी मेहनत करना ही है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए भी ये सारा कुछ रेडी करूँगा कंटेंट। तो ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है, किसका, एंड पैटर्न पीपीएससी एईटीयू का। हाँ, एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है 1/3, ठीक है। 3 गलत करोगे तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे, एक का गया मार्क्स, ठीक है। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो इस पर ध्यान में रखते हुए हमें अटैम्प्ट भी लेना है, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि मैथ रीजनिंग के सारे सब क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग के हमें ऑप्शंस दिखेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन सही है उसके ऑप्शंस हमें दिखेंगे, उसी को हमने टिक करना है। तो उसमें अगर आप बनाते हो सारे क्वेश्चंस तो आपकी एक्यूरेसी उसमें क्या होगी, तगड़ी होगी, यानी कि निगेटिव आपका उसमें नहीं होगा। हाँ, उसके बाद अब बात आ जाता है जनरल साइंस का, ये जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में तो हमने बताया कि ये तो डायनेमिक्स पोर्शन है ही, इसमें जो जितना करके जाएगा उतना होगा। और लकीली भी इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लक भी काम करता है इसमें, है ना। कुछ तुक्के मारते भी हैं, उसके स्ट्रेटजी भी काम करते हैं, बट वो सब चीज़ें आगे की बात है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जो है हम लोग इसमें देखते हैं, है ना। इसमें देख लिया हम लोगों ने ये जो सिलेबस है। अब स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और वो काफ़ी कंसाइज होगा, है ना, लिमिटेड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह जो है हमने इतनी बातें लिख दी हैं कि बच्चे उसको देख के ही परेशान हो गए, ठीक है। तो वो काफ़ी लिमिटेड होगा और काफ़ी कंसाइज होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।